इस साल ये ओलंपिया दोस्तों कितना अलग था ना। सीबम अपने बेस्ट पे, हार्डी शुपन थे अपने बेस्ट पे, सैमसन दौदा अपने बेस्ट पे, इवन डेरेक लेंसफर्ड ने भी खुद को पुश किया आने के लिए अपने बेस्ट पे, पर वो नहीं आ पाई, ये और बात है। कितना कमाल का ये शो था। यहाँ पर अली बिलाल अपने बेस्ट पे आए, मार्टिन फिट्जवाटर अपने बेस्ट पे, कियोन पियर्सन अपने बेस्ट पे। कमाल का ओलंपिया। 60वें साल का ओलंपिया था तो बहुत अलग होना ही था, लेकिन इस बार ओलंपिया खत्म होने के बाद कुछ ऐसी ऐसी बातें हुई हैं जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इस साल के ओलंपिया की अगर पहले बात कर लूँ तो इस बार बहुत चीज़ों में गड़बड़ी हुई, और उसके ऊपर मैं कल एक वीडियो लाऊंगा कि ओलंपिया में क्या ग्लिचेस थे, प्रॉब्लम्स इतनी सारी थी। वो वीडियो ऑलरेडी बन गई है लेकिन कल तक ही डाल पाऊंगा मैं। आज ये अपडेट्स के ऊपर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स और कई सारे अलग अलग एक्साइटिंग न्यूज़ के बारे में बात करूंगा आफ्टर ओलंपिया। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी एक दिक्कत हुई थी इस बार एंड्रयू जैक्ट के साथ में। बहुत सारे लोगों को अभी तक भी नहीं पता होगा, लेकिन एंड्रयू जैक्ट जिस दिन फाइनल पोजिंग करने आए थे तो उन्होंने जो म्यूजिक सेट कर रखा था, हर एक बॉडी बिल्डर का एक म्यूजिक होता है, उसी म्यूजिक पे वो पोजिंग करता है। कई महीनों से पोजिंग प्रैक्टिस करते आता है उसी म्यूजिक पे। वो म्यूजिक चला ही नहीं, उसकी जगह कुछ 3 म्यूजिक अलग अलग एकदम से किसी डीजे वाले ने पीछे से चला दिए, और एंड्रयू जैक्ट पोजिंग नहीं कर पाए। बार बार इधर उधर देख रहे थे, परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे मैं क्या करूं, और आखिरकार मायूस होकर के स्टेज से चले गए। बॉब चिकरालो ने कहा भी कि आप पोजिंग करो, नो मैटर वॉट, वो लोग सामने जो बैठे हुए हैं आपकी बॉडी देखना चाहते हैं, आप पोज करो। लेकिन एंड्रयू जैक्ट से वो चीज़ नहीं हो पाई। बहुत सारे लोगों को लगा एंड्रयू जैक्ट गुस्से में है। उन्होंने अभी एक पोस्ट डाल करके बताया कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन लोगों ने मेरे साथ में अलग अलग म्यूजिक चलाया और मेरे को अलग अलग तरीके से मेरी सारी पोजिंग रूटीन को बिगाड़ करके रख दिया। दोस्तों बहुत सारे लोग शायद आप में से रियलाइज ना करें, लेकिन एक बॉडी बिल्डर के लिए पोजिंग म्यूजिक बहुत ज़्यादा अहम होता है। आप खुद ही सोच के देखो ना, एक बॉडी बिल्डर कई सालों की मेहनत करता है, सिर्फ स्टेज पर वो 1 मिनट या 1.5 मिनट बिताने के लिए, वो 1-1.5 मिनट कितने कीमती होते हैं उसके लिए। उसमें वो अपनी बॉडी को बेस्ट तरीके से पोजिंग कर करके, स्टाइल मार मार के, म्यूजिक के ऊपर में अट्रैक्टिवनेस, एनर्जी और पैशन के साथ में पोजिंग करता है। वो म्यूजिक के साथ में ही सिंक्रोनाइज होती है सारी चीज़ें। आप ऐसा समझ लो इस चीज़ को, जैसे कि मान लो किसी की डांसिंग परफॉर्मेंस है, किसी एक इंसान ने चुना कि मैं ये गाना पर्टिकुलरली अपने डांसिंग परफॉर्मेंस वाले दिन इस पे ही डांस करूंगा, और आप अचानक से वो गाना बजाने की जगह कोई दूसरा गाना बजा देते हो, उसकी तो परफॉर्मेंस ही खत्म हो जाएगी। ऐसे ही एंड्रयू जैक्ट या किसी भी एक बॉडी बिल्डर के साथ होता है, अगर वो उस पोजिंग म्यूजिक पे पोजिंग ना करे और दूसरा म्यूजिक चला दिया जाए, वो बंदा जहां जहां पे एकदम स्टाइल के साथ में, एनर्जी के साथ में कस के हार्ड एकदम पोज हिट कर सकता था, वो वाला म्यूजिक का स्पॉट तो आया ही नहीं, वो म्यूजिक तो चला ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने पोजिंग नहीं करी और उनके साथ ऐसा हुआ। अब इस चीज़ का शिकार सिर्फ एंड्रयू जैक्ट नहीं थे, बल्कि ब्रायन एंसले भी थे। आपको मैं बता दूं, ब्रायन एंसले के साथ इसी दिन, फाइनल्स डे वाले दिन, ऐसा हुआ कि बिना पोजिंग म्यूजिक के उन्होंने पोजिंग करी थी, एंसले जैसे एथलीट ने। और यही गड़बड़ कई सारे फिटनेस एथलीट्स के साथ में भी हुई, जो फिटनेस ओलंपियन एथलीट्स थी, उन्होंने भी बताया हमारे साथ में भी ऐसा करा। ये इतने बड़े ओलंपिया, सबसे बड़ा दुनिया का शो होता है बॉडी बिल्डिंग का, वहाँ पर ऐसी गलतियाँ हो रही है। एथलीट्स कितने ज़्यादा नाराज़ होंगे इस चीज़ से, और ये होना बनता है। कितनी बड़ी गड़बड़ है, और ओलंपिया वाले कुछ नहीं इसके बारे में, एक सॉरी का मैसेज भी नहीं दिया कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर स्कोर कार्ड ग्लिच भी एक बहुत बड़ी गलती थी, पर यहाँ पर मैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। कल वीडियो में आप में से एक भाई ने एक्सप्लेनेशन रखी कि ऐसा भी हो सकता है कि स्कोर कार्ड्स के अंदर जो दोनों को 8-8 पॉइंट्स मिले, तो उसका एक ये रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर सैमसन को 3 पॉइंट्स मिल गए हो एक जगह, और बाकी पॉइंट्स 2, फिर 111, तो ये कुल मिला के स्कोर बनेगा 8, और हार्डी का भी कुल मिला के स्कोर बनेगा 8। तो उन्होंने बोला कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सोचना अच्छा है, पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, डेरेक लेंसफर्ड को 15 पॉइंट्स मिले थे प्री जजिंग में, जो परफेक्ट स्कोरिंग होती है। इसका मतलब 5 जजेस में से बैठे हुए हर जज ने उनको 3 पॉइंट्स दिए, तभी ये 15 स्कोर बना, और फाइनल्स में भी 15 पॉइंट्स मिले। यानी डेरेक को तो परफेक्ट स्कोरिंग से जजेस ने क्लियर माइंड के साथ में 3rd नंबर पे रखा है, और हर जज ने रखा है। तो इसलिए सैमसन को ये 3 पॉइंट्स नहीं मिल सकते, क्योंकि वो डेरेक को मिल चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट आता है सैमसन दौदा के ऊपर। सैमसन दौदा ने अभी ये जो ओलंपिया सेमिनार होता है, जिसमें कि सारे मिस्टर ओलंपिया एथलीट्स बैठे होते हैं जो इस साल जीते, तो सैमसन दौदा बैठे हुए थे, रायन टेरी बैठे हुए थे, सीबम बैठे हुए थे, यहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। और इस सेमिनार के अंदर सैमसन दौदा ये अनाउंस करते हैं कि मैं अगले साल का आर्नोल्ड क्लासिक खेलने आ रहा हूँ। तो ये कितनी बड़ी बात है, एक मिस्टर ओलंपिया एथलीट अब वापस से हमें आर्नोल्ड क्लासिक खेलते हुए दिखेगा। सैमसन ने बोला भी था, मैं मल्टीपल शोज़ खेलने में बिलीव रखता हूँ, और वो ऐसे एथलीट नहीं है जो साल में एक शो खेलते हैं। ऑल्दो सबकी अपनी अपनी एक तरीका होता है शोज़
खेलने का, कुछ लोग बहुत ही लिमिटेड शोज़ खेलते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा शोज़ खेलते हैं। सैमसन दादा एक ऐसे एथलीट है जो बहुत ज़्यादा शोज़ वैसे भी खेलना चाहते हैं। उन्होंने ओलंपिया से पहले ही ओलंपिया की कंफर्मेशन 2025 की मिल जाए, इसके लिए तो इन्होंने फ्रांस प्रो खेल लिया था। हालांकि उसके बाद मिस्टर ओलंपिया भी बन गए और अब लाइफ टाइम ओलंपिया की क्वालिफिकेशन इनके पास में है। पर सैमसन फिर कहते हैं कि अब मैं आर्नोल्ड क्लासिक में भी खेलूंगा, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ खेलना, वो उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। देखो, सबका अपना अपना एक जर्नी होती है। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये गलत लग सकता है, बट सबका अपना तरीका है शोज़ खेलने का। हो सकता है सैमसन की बॉडी इस तरीके से है कि मल्टीपल शोज़ ये खेल सकते हैं और उसके बाद भी फेड आउट नहीं हो रहे। वो नहीं पता ये कितने हेल्दी रह करके सारे शोज़ खेल रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि मैं आर्नोल्ड खेलूंगा। ये एक इनकी अनाउंसमेंट सबसे बड़ी रही यहाँ पर दोस्तों। फिर उस हिसाब से हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हार्डी शुपन ने भी इस साल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के सामने बोला था कि मैं अगले साल आर्नोल्ड खेलूंगा 2025 का। तो फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हार्डी और सैमसन दोनों अगले साल का आर्नोल्ड क्लासिक खेलने के लिए उतरेंगे। हाँ, हार्डी को उसके लिए वीज़ा मिलना ज़रूरी है। अमेरिका और ईरान के अभी इतने खराब रिलेशन है, शायद हार्डी को वीज़ा ना मिल पाए और आर्नोल्ड खेलना वो चाहे लेकिन फिर भी ना आ पाए आर्नोल्ड में। तो वीज़ा प्रोसेस की बहुत जानकारी मुझे नहीं है, हो सकता है हार्डी का वीज़ा लंबा ही चलता रहे तो अभी भी वो इजीली अमेरिका आ जा पाए और उनका वीज़ा एक्सपायर ही ना हो बहुत टाइम। ये एक अलग टॉपिक है, बट हम उम्मीद करेंगे हार्डी आर्नोल्ड क्लासिक में 2025 में हमें दिखाई दे। लेकिन सैमसन दादा तो आ रहे हैं और अगले साल आर्नोल्ड में $500K की प्राइज मनी मिलेगी। सैमसन पहले यहाँ पर $6 लाख ले चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली अगले साल आर्नोल्ड खेल के उसको जीत भी जाएंगे और वहाँ पर $5 लाख की प्राइज मनी भी ले लेंगे। तो सैमसन दादा कंफर्म्ड है, हार्डी शुपन भी अपनी तरफ से कंफर्म्ड है और यहाँ पर एक और एथलीट कंफर्म हो चुका है, वो है एंड्रयू जैक्ट। इन्होंने भी बोल दिया कि मैं भी खेलने के लिए आऊँगा। तो मज़ा ही आने वाला है। हार्डी, एंड्रयू, सैमसन। हार्डी का कंफर्म जैसे ही एकदम पक्का वाला कंफर्म हो जाएगा ना, तो हमें पता लगेगा। एंड्रयू और सैमसन का तो पक्का वाला कंफर्म हो चुका है। मज़ा आएगा इस बार का आर्नोल्ड, मतलब 2025 का आर्नोल्ड क्लासिक देखने में। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट अगर मैं दूं तो ये आ जाता है हार्डी शुपन के ऊपर ही। हार्डी ओलंपिया से जैसी सेकंड प्लेस लेकर के बैक स्टेज उतरे तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करी। हार्डी ने ये बोला कि क्या फायदा इतनी ज्यादा मेहनत करने का अगर कंडीशनिंग की बिल्कुल वैल्यू नहीं है और सारी वैल्यू सिर्फ फुलनेस की और मसल साइज की ही की जाती है। जजेस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइज को प्रेफरेंस दे रहे हैं और मैं इतनी ज्यादा मेहनत करके यहाँ पर कंडीशनड आने की कोशिश कर रहा हूँ, ड्राई एज डेजर्ट। इतनी ज्यादा कंडीशनिंग और इतनी ज्यादा मेहनत मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर सिर्फ साइज ही गेम है तो वो तो मैं साइज को चेंज पहले भी कर सकता था। और दोस्तों ये बात आप हार्डी शुपन की प्रेप में और ये बात आप हार्डी शुपन के रिजल्ट्स में देख सकते हो। हार्डी एक समय पर, आपको शायद याद होगा, वो 2017-18 में गट कैरी किया करते थे और आज हार्डी शुपन तब से बहुत बड़े हो चुके हैं और अब ऐसा वैक्यूम पुल करते हैं। सबसे डीपेस्ट वैक्यूम इन्होंने इस साल के ओलंपिया में पुल करा। इस एथलीट ने सबसे क्रेजी कंडीशनिंग दिखाई। सिर्फ कंडीशनिंग से काम नहीं चलता, इस एथलीट ने साइज भी पुट ऑन करा। जैसे कि चेस्ट के अंदर इतना मास पहले कभी हार्डी शुपन के अंदर नहीं था, बैक में इतना मास कभी इनके अंदर नहीं था, लेग्स में भी ज़्यादा मास आ गया था। तो ये एथलीट सिर्फ ऐसा नहीं है पूरे साल सिर्फ रिप्ड होकर के आया, बल्कि सबसे ज़्यादा अपनी तरफ से फुल होकर के भी आया है। एक परफेक्ट बॉडी हार्डी शुपन ने दिखाई, पर उन्होंने कहा इतनी मेहनत मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं इससे ज़्यादा बड़ा आ सकता था स्टेज पर अगर सिर्फ बड़ा आना ही गेम है, अगर क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ही गेम है इस स्पोर्ट का। अब दोस्तों ये चीज़ हार्डी के लिए बहुत ज़्यादा मुझे तो बुरी लगी, क्योंकि वो सच में एक ऐसी बॉडी तो लाने लग गए हैं अब जो 90s में एथलीट्स दिखाया करते थे। उस लेवल की ग्रेनीनेस, उस लेवल की कंडीशनिंग सिर्फ हार्डी शुपन में दिखेगी, ना तो डायरेक्ट में दिखेगी ना सैमसन में दिखेगी। मैं आपको बताऊं, हार्डी के इतने टाइटेस्ट, इतने रिप्ड ग्लूट्स आपने आज तक कभी देखे ही नहीं होंगे। तो ये बेस्ट थे। इसके अलावा अगर यहाँ से ज़रा सा भी और ग्रो करते हैं या ज़रा सा और पतले होने के चक्कर में श्रेड और ज़्यादा करते हैं, ये सिर्फ वर्स्ट हो सकते हैं यहाँ से। ये एक परफेक्ट पॉइंट, एक परफेक्ट पीक है हार्डी शुपन की, एब्सोल्यूट बेस्ट फिजिक है। इतना परफेक्ट कोई एथलीट नहीं हो सकता अपने करियर में जो हार्डी शुपन ने अचीव कर लिया है। ये इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर लिया है। यहाँ सैमसन दादा भी कोई कम नहीं थे, वो अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक वो भी लेकर के आए थे। लेकिन इस साल सैमसन दादा को जब डीपली मैंने देखा ना, तो उनके अंदर से फिर भी पानी निकल रहा था, पसीने निकल रहे थे, वो एकदम ड्राई नहीं थे। हार्डी शुपन वाली ड्राइनेस तो उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी। नो मैटर व्हाट, हार्डी शुपन की कंडीशन के आगे सैमसन दादा, डेरेक लैंसफोर्ड नहीं टिक सकते। तो हार्डी का ये कहना है कि मैंने कंडीशनिंग पाने के लिए इतना सेक्रीफाइस करा है कि जितना किसी ने नहीं करा होगा, वो गलत नहीं है। अब हार्डी ने एक बात बोली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर आपको मेरे से लड़ना है तो आपको आना पड़ेगा ड्राई एज डेजर्ट, तभी आप इसमें सर्वाइव कर पाओगे। सैमसन ऐसे तो नहीं आए थे। सैमसन डेफिनेटली मोस्ट फुलेस्ट तो आए थे, मोस्ट सेपरेटेड तो आए थे अपने हिसाब से, पर ड्राई एज डेजर्ट तो नहीं आए थे। फिर भी ऐसे एथलीट को उन्होंने हरा दिया। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन जीतने के लिए आपको ड्राई एज डेजर्ट नहीं आना होता, कंपटीशन जीतने के लिए आपको कुछ और करना होता है। सैमसन के साथ फिर वही वाली कंडीशन मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। जजिस की प्रेफरेंस पे हमेशा वो इसलिए रहते हैं, वो एक लंबे एथलीट हैं, उनके पास एक एक्स फ्रेम, एक स्ट्रक्चर अच्छा है, एक फ्लो आता है उनकी बॉडी में। सैमसन इनके साथ खड़े होते हैं, इनको दबा देते हैं हाइट के कारण, इन दोनों ही एथलीट्स को।
ये दोनों डेफिनेटली ये तो चाहते हैं कि हम लोग और बड़े होते जाएं और कंडीशन होते जाएं, बट जजेस यहाँ पर सिर्फ इन चीज़ों से खुश नहीं हो रहे हैं। जजेस को चाहिए एक स्ट्रक्चर, एक हाइट। ओलंपिया इज़ अ शेप कॉन्टेस्ट, नॉट ओनली कंडीशनिंग कॉन्टेस्ट। अगर सिर्फ कंडीशनिंग का ही कॉन्टेस्ट होना था तो 2019 में सबसे ज़्यादा कंडीशन हार्डी शूपन थे। ब्रेंडन करी को क्यों जिता दिया? वो तो 6 वीक्स आउट लग रहे थे। तो अब तो ओलंपिया में यही वाली चीज़ रही है कि इन लोगों को वो वी टेपर एक्स फ्रेम, मसल बेलीज राउंड राउंड चाहिए होती है, मसल सेपरेशन चाहिए होता है। हार्डी पे सब चीज़ें अच्छी हैं, बट उतनी राउंड मसल बेलीज डेफिनेटली नहीं है, उतनी राउंड चेस्ट, उतने राउंड डेल्स डेफिनेटली नहीं है जो सैमसन दौदा पे हैं। और जजेस को वही चीज़ इस बार पसंद आ रही थी। वो तो इंतजार में ही बैठे थे कि सैमसन थोड़े से श्रेडिड आ जाए और हम उनको जिता दें। हार्डी ने इस बार ये बोला मैं और फुल आना चाहता हूँ, अगले साल के लिए मैं ये करूंगा कि मैं और फुल आने की कोशिश करूंगा। ये बात हार्डी ने तब बोली जब वो स्टेज से उतरे थे, और उन्होंने ये भी बोला था कि अब मैं उस कंडीशनिंग को शायद अचीव ना करूं, अब मैं एक अलग ही मसल बैली को लेकर के आने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब हार्डी का गेम प्लान है यहाँ से बड़ा होने का। हार्डी का अपना एक फ्रेम है। हार्डी अगर यहाँ से और बड़े होते हैं डेफिनेटली उनका भी गट थोड़ा सा चेंज होने लगेगा, जैसे डेरेक का इस साल हुआ, वो भी फैलने लग जाएंगे और बहुत जगहों पे क्वालिटी लूज कर देंगे। तो क्या एक बड़े हार्डी सैमसन से जीत जाएंगे? पॉसिबली तब भी नहीं जीतेंगे। सैमसन के पास जो राउंडनेस है अभी भी, जो साइज है अभी भी, वो उनके फ्रेम के हिसाब से बहुत अच्छा दिखता है, पर हार्डी के फ्रेम पे वो राउंडनेस और साइज ज़्यादा डाल दोगे तो वो अजीब हो जाएंगे, आउट ऑफ शेप हो जाएंगे। इसका मतलब ये गेम ऐसा है कि हार्डी अपनी तरफ से मैक्स आउट अच्छे से ही कर रहे हैं, हार्डी को यही करना चाहिए, लेकिन सैमसन दौदा का मुकाबला वो नहीं कर पाएंगे अगर जजेस ने डिसाइड कर लिया है कि हमें वही फ्रेम, वही स्ट्रक्चर, वही बॉडी बिल्डर चाहिए। तो इसी को कहते हैं ओपिनियन। हार्डी ने आखिर में ये बोल दिया कि जजिंग सिर्फ एक ओपिनियन का गेम है। उनको सैमसन पसंद आ रहे थे, उन्होंने उनको जिता दिया, और हार्डी ने अपने फैंस को डिसअपॉइंट किया, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। फिर से उन्होंने यही साल इसी बात को बोला है जैसे उन्होंने पिछले साल डेरेक से हारने के बाद बोला था। तो अनफॉर्चुनेटली हार्डी शूपन ने सब कुछ अच्छा करा, तब भी वो हार गए, इसीलिए उनका नाराज होना जाहिर है भाई। एक एथलीट अगर पूरा दम लगाने के बाद भी हार जाए, उससे बुरा और क्या हो सकता है उसके लिए। दोस्तों इनके बाद अगर हम चलते हैं तो अगला अपडेट यहाँ पर आ जाता है क्रिस बमस्टेड के ऊपर। क्रिस बमस्टेड ने ये बोला कि मैं अगले साल ओलंपिया में खेलने तो नहीं आ रहा हूँ, लेकिन ओलंपिया के अंदर पूरे तरीके से मेरी भागीदारी रहेगी। क्रिस ने ये बोला कि मैं प्राइज मनी बढ़ाने वाला हूँ क्लासिक फिजिक का, और मैं ओलंपिया के प्रमोटर्स के साथ मिलकर ये काम करूँगा। कुछ हमारे बड़े प्लान्स हैं IFBB के साथ काम करने के, जिसके चलते मैं इस डिवीजन में प्राइज मनी ज़्यादा देना चाहता हूँ। दोस्तों क्रिस बमस्टेड जो खुद एक कंपेटिटर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं प्राइज मनी दूंगा अगले साल जो क्लासिक फिजिक में खेलेगा। ये कितनी बड़ी बात है, मतलब इनके प्लान्स सच में बड़े हैं। ये रिटायर तो हो गए, लेकिन ये इस गेम से अलग नहीं हुए हैं, और इनका ये कहना है कि मैं इस गेम को और बूम करना चाहता हूँ, यानी कुछ बड़ा और करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। आप खुद ही सोच के देखो, शिवम इतना बड़ा नाम, इतने तगड़े एथलीट, हर साल प्रेप करते हैं, और यहाँ पर प्राइज मनी उनको कितना मिलता है? $50,000। इस बार मिला $60,000। इनसे 10 गुना ज़्यादा प्राइज मनी सैमसन दौदा को मिला, $6 लाख। दोनों में से बड़ा ब्रांड कौन है, सीबम या सैमसन दौदा? फैंस किसके ज़्यादा है? आपको आंसर पता है, सीबम के सबसे ज़्यादा फैंस हैं, और सीबम को यहाँ पर 1/10 प्राइज मनी मिलती है एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन से। तो इनके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि जितनी ये ब्रांड वैल्यू कैरी करते हैं उतना इनको प्राइज मनी नहीं मिलता, इसलिए अब ये यहाँ पर बॉडी बिल्डिंग को क्विट करके ऑफिशियली बिजनेस करना चाहते हैं ओलंपिया वालों के साथ। क्योंकि हर साल ये एथलीट्स अपनी हेल्थ को ख़राब करते ही करते हैं, हर साल सेक्रीफाइस, प्रेप, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इसके साथ में, और फिर सिर्फ आपको अगर इतना चंक मिलता है मनी का जो सिर्फ $60,000 है, सीबम के लिए वो वर्थफुल है ही नहीं, वो उससे बहुत ज़्यादा वैल्यू कैरी करते हैं। तो अब सीबम धीरे धीरे करके दिखने तो लग गया है कि बिजनेस इंडस्ट्री में आते जा रहे हैं, कई सारी कंपनीज के साथ टाई अप्स करते जा रहे हैं। अब सीबम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आ चुके हैं जहां पर वो अपना नाम तो पूरा बना चुके हैं, अब सिर्फ टाइटल्स ही अगर कलेक्ट करने जाना है और हेल्थ को हर साल सेक्रीफाइस करना है, तो वो उनके लिए शायद वर्थफुल उतना नहीं है। उनके पास अब प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं बचा, और सीबम ने बोला आई हैव नथिंग टू प्रूव। सीबम इस सेमिनार में ये बोलते हैं कि मैं पिछले साल ही रिटायर करना चाहता था ओलंपिया खेलने के बाद, एक्चुअली में वो रिटायर्ड थे। उन्होंने 4-5 महीने कुछ नहीं करा पिछले साल 2023 का ओलंपिया खेलने के बाद, कोई प्रेप स्टार्ट नहीं करी, और सीबम का ये सोचना था कि शायद मैं मिडल में ही कहीं ना कहीं ऐसे अनाउंस कर देता कि मैं रिटायर्ड हूँ बिना स्टेज पे दोबारा चढ़े, पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे फिर से आग लगी, मुझे लगा कि मेरे पास अभी एक और बढ़िया चांस है दोबारा अपने आप को और बढ़िया लेकर आने का। और सीबम देखो 2023 में अगर रिटायर होते तो वो उतने अच्छे सीबम नहीं थे। इस साल क्रिस बेस्ट एवर आए हैं, और ये बात उन्होंने इस बार इस सेमिनार में बोली कि ये मैं बेस्ट एवर था। सोचो मैं अपने बेस्ट एवर पे रिटायर हो रहा हूँ, अपनी मर्जी से रिटायर हो रहा हूँ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ मुझे कुछ प्रूफ करने के लिए बचा नहीं है, तो वो कितना अच्छा है इनके लिए। अब ये सिर्फ टाइटल्स कलेक्ट करे, उससे बेहतर ये है कि अब ये बिजनेस करे जो इन्होंने आज तक नाम कमाया है, और ये कंप्लीटली इनकी चॉइस है। ये चाहे 10 टाइटल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, हर साल compete कर सकते हैं, और हमें पता है इनकी हेल्थ, इनकी किडनी हेल्थ, इनके साथ IgA नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम, उन सब के साथ ये लगातार अपनी बॉडी को और ख़राब कर सकते हैं।
आने वाले 4-5 सालों तक, क्योंकि बॉडी स्टेज पे जितनी अच्छी हमें दिखती है, अंदर से अच्छा उतना फील नहीं होता इन लोगों को। ये तो बहुत ख़राब फील करते हैं ना। सीबम के पास कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं है, अपनी लाइफ की बेस्ट शेप इस साल इन्होंने दिखाई और एक परफेक्ट टाइम पे रिटायर हो गए, ये है इनका कहना। लेकिन अगले साल ये आएंगे क्लासिक फिजिक में और सपोर्ट करेंगे उस डिवीजन को। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, अगला अपडेट आ जाता है एरिन बैंक्स पे। एरिन ने अभी हाल ही में ये वाला पोस्ट डाला जिसके अंदर इन्होंने ये इशारा किया है शायद ये भी रिटायर हो चुके हैं। एरिन बैंक्स ये लिखते हैं, आई वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट टू थैंक ऑल माई स्पॉन्सर्स, फैंस, कोच, सबको ये थैंक यू बोलते हैं, अपने जितने भी लोग इनके साथ में जुड़े रहे। और इन्होंने बोला कि लास्ट 4 ईयर्स की जो एक जर्नी थी मेरे लिए बहुत ही इंक्रेडिबल रही, हाइज के साथ में, लोज के साथ में, चैलेंजेस और ग्रोथ के साथ में भरी रही। और ये बहुत ज़्यादा खुश है, ग्रेटफुल है, जिस वजह से इस स्पोर्ट के अंदर ये और ज़्यादा बढ़ते चले गए। इस स्पोर्ट ने इनको फ्यूल करा, यानी कि इनके अंदर एक आग जलाई बेस्ट बनने की। पर एरिन ने बोला अब मेरा टाइम आ चुका है कि मैं अपना फोकस शिफ्ट कर लूं, और अब ये एक बड़ा रोल निभाना चाहते हैं एक पिता होने का। इन्होंने बोला अब अपना टाइम ये सारा का सारा अपने बच्चों को देना चाहते हैं, इनका ये कहना है इस पोस्ट के अंदर। ये कहते हैं मेरी जर्नी आगे ऐसी बनी रहेगी पर अब मैं आगे कुछ और करना चाहता हूं। तो शायद एरिन बैंक्स रिटायरमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। शायद एरिन बैंक्स ये कह रहे हैं कि अब वो स्टेज पर पता नहीं कब चढ़ेंगे भी या नहीं, तो कुछ पता नहीं, क्लियर नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इनको ब्लेसिंग्स और कॉन्ग्रेचुलेशंस ही लिखे हैं। एरिन ने बोला आखिर में थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, ई बैंक्स। तो शायद ये भी रिटायर हो चुके हैं। इस बार क्या हो रहा है यार, सीबम रिटायर हो गए, ई बम रिटायर हो गए, मतलब एरिन बैंक्स रिटायर हो गए, पता नहीं क्या हो रहा है इस बार। यहाँ पर दोस्तों उसके बाद आखिर में फाइनल अपडेट आ जाता है और ये आता है हमारे फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया चैंप डेरेक लंसफर्ड के ऊपर। डेरेक ने भी स्टेज से उतरने के बाद अपनी मायूसी और अपनी नाराज़गी जताई। डेरेक ने ये वाली बात बोली कि पूरे साल मैंने एज अ चैम्पियन ट्रेन करा है, पूरे साल मैंने खुद को इम्प्रूव करा है, जितना ज़्यादा अच्छा आ सकता था उतना अच्छा आने की कोशिश करिए, पर स्टेज पर आकर के अगर वो सब चीज़ें आप नहीं कर पाते हो जिसके लिए आपने पूरे साल मेहनत करी तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो इनकी भी मायूसी और निराशाजनक एक सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसा होता है यार, ऐसा होता है जब आप बेस्ट सब कुछ करने की चाहत में हो और सब कुछ अच्छा कर रहे हो पूरे साल और उसके बाद भी आप थर्ड आ जाओ, डिसअपॉइंटमेंट होगी। एज अ चैम्प डिसअपॉइंटमेंट अगर नहीं होती है मतलब आपके अंदर वो फायर नहीं है। ये लोग अलग मेंटल लेवल पे चलते हैं, हार्डी, डेरेक, सैमसन भी इवन, ये लोग जिस लेवल पे चल रहे हैं ना, हार्डी और डेरेक के लिए मुझे लगता है वो लेवल कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल था। इनके लिए ये टाइटल जीतना बहुत ज़्यादा मायने रखता था इन दोनों के लिए पर्टिकुलरली। हार्डी हार गए सब कुछ बेस्ट डिलीवर करने के बाद भी, डेरेक हार गए। डेरेक ने इवन तो अपनी तरफ से बेस्ट सब कुछ डिलीवर करने की कोशिश करी, पूरे साल प्रेप करी, पर वो प्रेप उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं हुई स्टेज पे, तो इसलिए उनको बुरा लग रहा है। यहाँ पर ये दोनों एथलीट्स ने पूरा दम लगाया था। सैमसन दौदा की बात करें, सैमसन दौदा ने भी पूरी मेहनत करी, आर्नोल्ड से लेके यहाँ तक पूरे चेंज हो गए वो, और उनको उस मेहनत का फल मिल गया। तो यहाँ पर सिर्फ खुशियाँ एक ही इंसान को मिल पाती है, बाकी सब लोग डिसअपॉइंट होते हैं। और वो सब लोगों में ज़्यादा करके टॉप 3 टॉप 4 लोग होते हैं जो बिल्कुल ओलंपिया बनने का ख्वाब देख करके ही कम्पीट करने स्टेज पर उतरते हैं। बाकी 5वीं 6वीं प्लेसिंग वालों को तो पता होता है कि हम वहीं कहीं रहने वाले हैं, पर डिसअपॉइंटमेंट्स आखिरकार टॉप 3 टॉप 4 के अंदर ही रहती है। और एक ही बंदे को वो खुशी नसीब होती है, वो गोल्डन सैंडो इस बार सैमसन दौदा को मिला, वो $600 का प्राइज मनी इस बार सैमसन दौदा को मिला। और सैमसन अभी अपनी लाइफ में फुल एंजॉय कर रहे हैं इस वाले मूवमेंट को। बहुत अच्छी बात है, सैमसन दौदा इस साल विनर बन गए। अब देखते हैं आर्नोल्ड में वो कैसी अपनी फिजिक लेकर के आने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों एक और बात मैं रख देना चाहता हूँ, ये चीज़ आती है 2nd नंबर पर आए मेंस फिजिक के अंदर एथलीट के ऊपर। ये है अली बिलाल। अली ने ये वाली चीज़ अभी दिखाई कि देखो लास्ट ईयर मैं 16th आया था और इस साल मैं सीधा 2nd आ गया। अली का इस बार ये था कि वो आने ही आने थे, टॉप 2 टॉप 3 के अंदर उनको आना ही था किसी भी तरीके से। वो इतना ज़्यादा इस बार अंदर थे इस प्रेप के, एकदम टनल फोकस्ड, और वो चीज़ उन्होंने करी। कितनी बड़ी बात है, 16th से सीधा एथलीट 2nd आ गया। पॉसिबली ये फर्स्ट आ सकते थे, ऐसा रिजल्ट था ये। फ्रंट से तो अली बिलाल एक्चुअली में खा रहे थे, कोई भी आ जाए चाहे सामने। बैक से कहीं ना कहीं रायन टेरी आगे निकल गए, और ये ऐसी चीज़ हो गई कि अली बिलाल बहुत ज़्यादा अभी खुश हैं इस चीज़ को लेकर के। लेकिन पॉसिबल आउटकम नज़र आ रहा है 2025 के ओलंपिया में इस चीज़ का ये कि अली बिलाल जीत सकते हैं, क्योंकि अभी इतने स्ट्रांग है। थोड़े से और कहीं पे चीज़ें और स्ट्रांग हो जाएगी, ख़त्म, खा जाएंगे सबको। अली का ये कहना है कि अभी तो मेरे पास ये देख लो सिल्वर ट्रॉफी है, अगले साल मैं इसको गोल्ड में तब्दील कर दूंगा, ये इनका कहना है और ये बहुत बड़ी बात है। फिलहाल ये भी एंजॉय कर रहे हैं अपनी 2nd प्लेसिंग को। बेस्ट ऑफ लक अली बिलाल को, जो कहा वो इन्होंने करा, बहुत बड़ी बात है। चलो दोस्तों इन अपडेट्स को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। कल मिलते हैं, बल्कि ओलंपिया के बारे में कई सारी प्रॉब्लम्स और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो के अंदर। बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।